वेलकम नाजरीन, कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मिनट मिरर। नाजरीन, हमने गुज़श्ता दिनों भी आपकी मुलाकात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन के हवाले से लॉर्ड पाशा से करवाई थी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं और पाकिस्तान या कितना ज़्यादा पाकिस्तान का डिपेंडेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और उनकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद है, शाहिद नदीम साहब। और शाहिद नदीम साहब जो हैं, ये बरतानिया में इस वक्त लेबर पार्टी के कौंसलर भी हैं, एक मुंतखब कौंसलर, यानी जो बरतानिया की इस वक्त हुक्मरान जमात है वहाँ उसमें लेबर पार्टी के कौंसलर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी इनकी जुड़त जो है वो बरकरार है, इसीलिए ये गुज़श्ता दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शिरकत के लिए भी आए। कैसा इनका इम्प्रेशन बना कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान के साथ इनकी एक जो जुड़त है, एक मोहब्बत है, जो इनका लिंक है, वो किस लेवल पे है, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। क्या, बस सीधा सीधा जानना चाहूँगा कि क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और स्पेशली जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं बरतानिया में, जो बरतानिया की शहरियत भी रखते हैं और पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं, वो कितना ज़्यादा पाकिस्तान के साथ अपनी एक इंगेजमेंट रखना चाहते हैं, और कितनी उनको कोई शिकायत अगर हैं तो वो किस कदर हैं, और किस कदर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत लेवल के ऊपर खड़ा हो। जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जिन्हें तारकिन वतन भी कहा जाता है, वो ज़ाहिर है कि चूँकि पाकिस्तान में यहाँ हम खुद पैदा हुए हैं या उनके बाप दादा या अबाव-अजदाद हैं, तो वो जो जुड़त है वो तो कायम रहती है, उसको तो वो कुछ चाहते हुए भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, और जब कई ऑप्शनल जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं या दूसरे भी सेंसस होती है मरदमशुमारी, तो उसमें भी एक सेक्शन होता है कि आप ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश बांग्लादेशी हैं, तो उधर भी मतलब वो ऑप्शनल होता है, आप चाहें ना भी टिक करें तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है। तो वो जो ये शनाख्त है, ये मरते दम तक या आने वाली नस्लों तक भी आपके साथ जुड़ी रहती है, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो वो तो तो एक ज़मीन से ताल्लुक, जहाँ से आपका, आपकी फैमिली का, आपका सबका एक बिल्कुल है, कह लें बिल्कुल ज़रूर है। मेरे वालदा बुजुर्गों की कब्रें यहाँ पे हैं, बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो वो तो ताल्लुक ऐसा है, वो तो टूटता नहीं है। और रिश्ते जो होते हैं वो तो कितने साल से आप बरतानिया में हैं, कहाँ से गए थोड़ा सा। जी, मेरा बुनियादी ताल्लुक लायलपुर से है, जिसे अब आजकल फैसलाबाद कहा जाता है। तो अरसा 20 साल से मैं बरतानिया में मुकीम हूँ। वहाँ लंदन में वन टू वन लॉ एसोसिएट के नाम से एक लॉ फर्म है जो मैं चलाता हूँ। बेसिकली लॉयर हैं, वकील। जी हाँ जी। तो वकालत जहाँ से करके गए? नहीं, मैंने वहाँ से एलएलएम किया था। यहाँ से मेरा ह्यूमन राइट्स के साथ ताल्लुक था। यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैं काम कर रहा था वॉलंटियरली। यहाँ भी लोगों की जो एक खिदमत का सिलसिला जारी था, लालपुर में भी, लाहौर में भी दोस्तों के साथ। वहाँ पे जिस शोबे में था वहाँ पे मेरी आमदनी ज़्यादा थी। वकालत में उतनी आमदनी नहीं है जितनी मेरी अपनी ओरिजिनल जॉब में थी, लेकिन चूँकि मेरा एक है कि ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए। कोई ऐसा आपका शोबा होना चाहिए जिसमें आप लोगों की खिदमत भी डायरेक्टली कर सकें और आप फील कर सकें जब वो खिदमत होती है, तो जो खुशी नज़र आती है आपके दिल को, जब आप किसी के चेहरे पे तमानियत देखते हैं, खुशी देखते हैं, वो एक अपनी ही अलग ही मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने ये शोबा चुना, और यही वजह है कि वहाँ जो बरतानिया की सियासत है उसमें मैंने हिस्सा लेना नहीं, शुरू लॉ किया। फॉर्म आपने इस वजह से पाई। वो एक तो जो बुकला के बारे में है कि स्पेशली जो पाकिस्तानियों का वहाँ पे बुकला से सामना करना पड़ता है, वो आमतौर पे वहाँ पे जो उनको इमिग्रेशन के हवाले से मसाइल होते हैं, जी कोई असाइलम का मामला हो, तो वो सारी कहते हैं कि वो सपोर्ट उनको बुकला से ही मिलती है। जी। तो कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, फिर उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर आपने अपनी फर्म को किस लेवल पे जो पाकिस्तान से जाने वाले हैं जी। उनको फैसिलिटेट, उनको सिचुएट किया? लेकिन चूँकि जब मैं पाकिस्तान में भी था, तो जो कानून के हवाले से आगाही थी उसमें मैं एक अच्छे दर्जे पे था। तो वहाँ भी जब मैं पहुँचा तो ज़ाहिर है दोस्त भी थे, खुद मुझे भी इसका सारा मामला की आगाही थी। लेकिन वहाँ पे फिर मैंने एलएलएम भी किया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, वहाँ से जो एक हायर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ लॉ की एक डिग्री होती है। तो वहाँ पे फिर मैंने ज़्यादातर वो सिलसिला शुरू किया जिसमें बिजनेस इमिग्रेशन है, फैमिली इमिग्रेशन है, असाइलम है, ह्यूमन राइट्स है। तो उसमें कई पाकिस्तान की मशहूर सियासी और कारोबारी शख्सियात भी हैं। लेकिन चूँकि हमारा एक अहद होता है कि हमने किसी के सामने उनकी डिटेल नहीं ज़ाहिर करनी होती कि कौन शख्सियात हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटी से लोग आते हैं। तो वो एक सिलसिला जारी है जिसमें चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि वो इसमें एक आपको तुमानियत भी होती है और आपका किचन भी चलता रहता है।
ये इस वजह से मैंने ये खबर। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वहाँ पे मतलब जाते इलीगल तरीके से हैं, लेकिन लीगल होने के लिए फिर उनको ये सारे प्रोसेस करने पड़ते अब मेरा ख्याल है कि जो इलीगल कह लें या अनडॉक्यूमेंटेड कह लें, वो पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। जो वैसे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जो 60 का आशरा था उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, मेरे चाचा। वो तो सारे लीगल ही थे। हाँ जी, वो लीगल ही थे, लेकिन कुछ एक तादाद है, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है जो एक बगैर डॉक्यूमेंट्स लिए, बगैर वीज़ा लिए जाते हैं। जैसे बरतानिया, फ्रांस के रास्ते, यूरोप के रास्ते आते हैं, यूरोप किसी की और जो है रास्ते वो आते हैं, सारी लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। ज़्यादातर लोग जो जाते हैं, कोई स्टूडेंट के हवाले से जाते हैं, कोई वर्क परमिट जिसे आजकल स्किल वर्कर कहते हैं, कोई शादी की बेस पे जाते हैं, और बेशुमार हैं। तो जो लीगल तौर पे हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से देखा जाए तो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की वहाँ पे मौजूद है। यानी इंडियन बड़ी तादाद में आते हैं, सबसे ज़्यादा। पाकिस्तानियों से ज़्यादा है तादाद। बहुत ज़्यादा, नेचुरली बड़ा मुल्क है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है उनकी जायमान भी जो है वो इंग्लैंड लो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ले लें, नवाज शरीफ ले लें, और जितने लीडर्स हैं, तो क्या वजह है कि बरतानिया में इनको पनाह मिल जाती है, पाकिस्तान में इनके लिए मुश्किलात होती है, इसकी क्या रीज़न? मेरा ख्याल है कि चूँकि एक रवायती तल्लुक भी है बरतानिया का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी है, जो एक तमाम ममालिक जो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहे हैं एक अरसा में, उसका हिस्सा भी है। दूसरा ये है कि हमारा जो जमहूरी सिस्टम के अलावा जो हमारा आइन भी है, अभी भी बेशुमार एक्ट ऐसे हैं, जैसे गार्डियनशिप एक्ट जो है वो भी 1920 समथिंग का चल रहा है अभी पाकिस्तान में। तो जो सिविल लॉ बेस है, जिस बेस पे बरतानिया का कानून है, उसी बेस पे पाकिस्तान का कानून भी है। जमहूरियत भी हमारी मिलती जुलती है, तरसे हुक्मरानी भी मिलता जुलता है। और बरतानिया चूँकि जमहूरियत की एक अमाजगा है, माँ है, उसे इस वजह से जो मैग्ना कार्टा हुआ था, तो वो जमहूरी हवाले से फिर एक फितरी एक तल्लुक मेरे ख्याल में बनता है। और जब पीपल्स पार्टी पे मुश्किल दौर आया तो बरतानिया एक हब बन गया। फिर जब एमकेएम पे नवाज शरीफ नून लीग पे आया तो ये भी एक हब बनता रहा। तो एक मेरे ख्याल ट्रेंड बन गया, लोग समझते हैं कि वहाँ कहने अच्छा, की आज़ादी इतनी ज़्यादा है। जमहूरी आज़ादी है वहाँ पे, हम देखते हैं कि मियाँ साहब अपने बंगले में बैठे होते हैं और बाहर उनके खिलाफ नारे लग रहे होते हैं। मतलब क्या इस तरह की आज़ादी जो है वो वहाँ के कानून में इस तरह की गुंजाइश है? क्या ऐसा, क्या उसका समाज इस कदर की इजाज़त देता है? क्योंकि आमतौर पे तो देखा जाता है कि किसी ताकतवर के खिलाफ या किसी भी खिलाफ, मतलब आज़ादी सिर्फ उस लेवल पे जिस लेवल पे आपका हक हो। आज़ादी अगर किसी को हर्ट करने के हवाले से हो, किसी के ऊपर हमले करने के हवाले से हो, किसी की किरदार कुशी के हवाले से हो, तो वो तो आंसरेबल हो जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा नज़र नहीं आता। मतलब हमने देखा वहाँ पे मियाँ साहब के खिलाफ भी नारे लगते हैं, वहाँ पे जो हमारी मरियम औरंगज़ेब गई उनके खिलाफ भी, और भी बहुत सारे। जी, उसमें ऐसे है कि शख्सी आज़ादी तो वहाँ पे बिलाशुबा मौजूद है, और इसी वजह से बरतानिया जाना भी जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन उसकी एक लिमिट भी है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस करके किसी दूसरे की शख्सी आज़ादी को सलब करने की तरफ जाते हैं तो फिर उसकी कानून इजाज़त नहीं देता है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इस तरह के मज़ाहरों के हक़ में नहीं हूँ। हालाँकि मेरा किसी पाकिस्तान में जो सियासी पार्टी है, जब मैं पाकिस्तान में भी मौजूद था तो मैं किसी का मेंबर नहीं था। किसी सियासी पार्टी का दिलचस्पी थी, कानून का तालिब था, जो सियासी लोग थे उनके साथ राब्ते थे, पॉलिसी मैटर तक डिस्कशन चलती थी, उसमें जो मेरी तरफ से सलाह मशवरा होता था सिविल सोसाइटी के इदारों के साथ जो हम काम करते थे। लेकिन मैं हिस्सा नहीं रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और अभी भी जो वहाँ मौजूद है। तो कानून वहाँ का मतलब कितना उनको आज़ादी देता है कि जिसके बाद वो इस लेवल पे हम देख रहे हैं चीज़ें आती हैं, गालियाँ तक चल रही हैं, तो फिर वहाँ का कानून सपोर्ट कर रहा है, वहाँ के इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे ये सारा सिलसिला चलता है? उसमें ये है कि एहतजाज जो है वो एक हक है, और उसके लिए एक अगर बड़े लेवल पे हो तो उसके लिए एक दरख्वास्त देनी होती है जो आपने पुलिस को होती है। अगर आपने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करना होता है वो भी एक आम बात है, वहाँ पे एहतजाज चल रहा होता है। और जो डाउनिंग स्ट्रीट है वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह, उसके बाहर भी लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। लेकिन जब एक छोटे पैमाने पे होता है, इंडिविजुअल तौर पे होता है, तो वो उसके लिए लोग, मुझे नहीं इल्म कि वो दरख्वास्त देते हैं या नहीं देते हैं, या बड़े पैमाने पे भी करते हैं। तो एक वो एक तरीक़ाकार है, उसके हवाले से एक इजाज़त है। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, तो फिर अगर तरीक़ाकार है, इजाज़त है, प्रोसेस नहीं हुआ,
तो फिर इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हमने बतानिया के लेवल के ऊपर नहीं देखी कि किसी ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले को काबिल गिरफ्त किया गया हो, ऐसा तो नहीं कभी देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप किसी दूसरे की शख्सी आज़ादी को सलब करने लगे, या एक वो जो शोर गुल के हवाले से एक लाइसेंस ऑर्डर है कि शोर शराबा ज़्यादा हो, डिस्टर्ब हो, तो फिर उसके ऊपर कानून हरकत में आता है। इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए हैं कि पुलिस ने चंद अपराध को इनफरादी तौर पे वार्निंग दी, लेकिन जब उन्होंने उसको ट्रेस पास किया जो उनकी लिमिट थी, तो पुलिस ने उन्हें आर्मी तौर पे गिरफ्तार भी किया। लेकिन वहाँ तरीकाकार क्या है कि पुलिस खुद ही जमानत पे रिहा कर देती है। अब वाला फॉलोशिप का इश्यू है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा केस को तो फिर उसके मुताबिक फिर उसको उसे वार्निंग दी जाती है। वार्निंग देके चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मैं ये तो थोड़ा सा एक मैं ये जानना चाह रहा था कि अब लेबर पार्टी के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तान जो पाकिस्तानी नौजवान है उनकी अहमियत कितनी, आप तो काउंसलर हैं, कितने लोग जो है दारुल उमरा का और ऐवान ज़िरी का हिस्सा जो है वो बनते हैं वहाँ पे, कितनी उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट में बतौर मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट है? जी, उसमें ऐसे है कि जो दारुल उमरा है, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता है, वहाँ पे पाकिस्तानी निषाद अफराद की नुमाइंदगी खातिर खा नहीं है। पहले एक लॉर्ड नज़ीर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद चूँकि वो चैप्टर बंद हो गया, वो लेबर पार्टी के मेंबर नहीं है, तो अभी एक मौजूदा लॉर्ड वाजिद खान है, वो बड़े वेरी यंग इंटेलेक्चुअल, ही वाज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के भी वो रुकन रहे हैं। अभी वो मिनिस्टर भी हैं, मौजूदा लॉर्ड के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर भी हैं, तो वो वाहद रुकन है जो पाकिस्तानी निषाद है और हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं इस वक्त लेबर पार्टी की तरफ से। दूसरी पार्टी की तरफ से और भी लोग हैं, लेकिन मैं जो लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो मिनिस्टर भी हैं कम्युनिटीज़ के फेज के। उससे पहले और उसके अलावा एक बहुत अहम जो है, जो जस्टिस मिनिस्ट्री है, शबाना महमूद है, शी इज़ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर अलॉन्ग विद यास्मीन कुरैशी। दो खवातीन हैं जो इस वक्त लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तानी निषाद हैं, जो मेंबर हैं, 2010 में मुंतखब हुए थे। उससे पहले सरवर साहब भी 90 में हुए, लेकिन अब उनका वो कंटिन्यू कर रहे। खालिद साहब हुए, वो 2000 में हुए, वो भी कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो मौजूदा शबाना महमूद है, इंतहाई अहम शोबा है जिसमें वो मिनिस्टर है, जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर 4 जूनियर मिनिस्टर उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो कितने पाकिस्तानियों के मौके हैं आगे आने के कि वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, और थोड़ा जो इश्यूज रिलेटेड होते हैं पाकिस्तान, तो खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया इशू जब आता है, जो कश्मीर का इशू आता है, क्योंकि कश्मीर की आवाज़ हमने देखा वहाँ से उठती है, तो उसमें कितना वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि जब तक इसमें बरतानिया अगर अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं करेगा तो ये मसला तो बड़ा बना हुआ है। नहीं, कश्मीर का मसला अरसा दराज से है, और बाकी आप भी बखूबी वाकफ होंगे कि जब 60s में मंगला डैम वगैरह बना था, तो काफ़ी कश्मीरी में 7 लोग वहाँ पे मुंतकिल हुए थे, और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, उनके फैमिली के और लोग भी आते रहे, और वहाँ पे कश्मीरी निषाद अफराद की खासी अच्छी तादाद वहाँ पे आबाद है। और हमारे जो पाकिस्तानी निषाद मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, उसमें अक्सरियत या 90-100% कश्मीरी निषाद के पाकिस्तानी मुसलमान होते हैं, पाकिस्तानी निषाद अफराद होते हैं। तो वो तो एक इशू है और लोग उसको हल भी करना चाहते हैं, चूँकि एक सियासी मसला है, और जो पाकिस्तान और इंडिया को ज़्यादा इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, खासकर जब शिमला एग्रीमेंट हुआ वो भी है। अब मुत्तहदा की करारदादें भी हैं। अब तो देखें, अब तो मामला यहाँ पे आ गया कि जब वो आप कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से पीछे हट रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि हम भी शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते थे। तो ये तो फिर मतलब ये एक तनाज़ा तो बहरहाल मौजूद है। तनाज़े में इंटरनेशनल फोर्सेस ने अपना किरदार अदा करना है, उसको दो तरफा का एक है, तो ख़त्म नहीं किया जा सकता कि ये मामला हल तलब ही ज़ाहिर है, और ये हल तलब ये होना चाहिए है, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत होने के अलावा एटमी ताकत भी है, और एक दूसरी तीसरी बड़ी एटमी ताकत के बिल्कुल हमसाये चाइना के साथ हैं। तो ये दोनों बड़ी एटमी ताकत हैं, और इस मसले के ऊपर जैसे पिछले दौर में अमेरिकन सदर देखना आए रोज कोई किधर भी हमला हो, किधर भी कोई बात हो, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, उस साइड से कहीं और जो, तो वो दो तरफा एक इल्ज़ामात की गेम लग तो चलती रहती है। इस इन मसाइल के हल के लिए जब तक इंटरनेशनल फोर्सेस बतौर एक आप कहें साजिश का किरदार अदा करने के लिए और बताने का किरदार, तो आप लोग इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि लेबर पार्टी और जो इस वक्त आप कह रहे हुक्मरान जमात है वो कोई ऐसा मौसर रोल प्ले करे कि इसके ऊपर आके इतना
वाकया हुआ है कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान को भी इल्ज़ाम लग गया है और उसके बाद वो पैदा होता है एक जंगी माहौल है। तो क्या इन दो बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान जंगी माहौल या जंग का होना इंटरनेशनल फोर्सेस को, इंटरनेशनल दुनिया को सपोर्ट करता है कि आंखें बंद करके बैठे? वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई एटमी कोई सानिया होता है तो वो पूरी दुनिया को मुतासर करेगा, वो किसी को मुतासर नहीं करेगा। ये तो बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और लोगों ने देखा था कि जब दूसरी जंग अज़ीम में एक ये सानिया हुआ और कितनी देर तक कितनी नस्लें उसके साथ वो उसके असरात रहे हैं। और वो मुआशी असरात भी होंगे, हेल्थ के हवाले से भी असरात होंगे, एनवायरनमेंट के हवाले से भी होंगे। और मेरा ख्याल है कि कोई मुल्क ऐसा नहीं चाहेगा कि एटमी जंग छिड़े। और जो जैसे ट्रंप पिछले दौर में उन्होंने 1 साल से की पेशकश की थी, लेकिन जब तक दोनों मुल्कों के नहीं, अब एक मुल्क नहीं मानता, जनाब नहीं हमने करना, तो क्या ये इसको एक तनाज़ा ना समझा जाए? जो डिप्लोमेसी होती है उसमें तो गुफ्तो शनीद ही हल होता है, नेचुरली। और उसी तरीके से ही हल होना चाहिए। जैसे अभी ईरान के साथ मामला हैं या बाकी जो इंटरनेशनल आग लगेगी तो आग बुझाने के लिए आएंगे, उससे पहले ही आना चाहिए। आग लगने की नौबत आनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा जो दोनों ममालिक हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उसके ऊपर भी पैरा अमल होना चाहिए, जिसमें दोनों ममालिक की हुकूमतों को लेबर पार्टी की पॉलिसी इसके ऊपर क्या है दोनों में? लेबर पार्टी की पॉलिसी ऐसा जनरल तौर पे तो वही है कि जो अमन होना चाहिए, अच्छे तरीके से मामला सारे तय होने चाहिए। लेकिन लेबर पार्टी या बरतानवी हुकूमत किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकती। बरतानवी हुकूमत इन्फोर्सिंग पावर नहीं है। हाँ, सलामती कौंसल जो है यूनाइटेड नेशन का अदारा है, का इशू है। वो सलामती कौंसल वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। जो जनरल असेंबली है वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है। तो अगर कोई सलामती कौंसल की तरफ से रेजोल्यूशन आती है और उसमें फिर जो भी उसका कंटेंट्स होंगे उस हवाले से, जैसे पहले भी सलामती कौंसल की रेजोल्यूशन आती रही है, उसके तहत बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने भरपूर उसमें हिस्सा लिया। अगर कोई ऐसी कोशिश होगी तो फिर वो सलामती कौंसल का मैटर है। तो बरतानवी हुकूमत ऐसा किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि वो एक खुद मुल्क है। तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कोई चीज़ नेचुरली, तौर पर लेकिन enforce नहीं कर अभी सकता। जो इशू के तनाज़ा पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, मोदी ने बड़े सख्त किस्म के इकदाम किए हैं। शिमला की तो पाकिस्तान की तरफ से बात आ रही है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ये इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने का ऐलान किया, जंगी माहौल पैदा किया। तो इसमें अब क्या ख्याल है आपका कि इंटरनेशनल हुकूमतों को कितनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो आज मैं सुन रहा था प्रेस ब्रीफिंग में, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से था, उन्होंने कहा कि हम बराबर इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी कहा, बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की सारे ममालिक मरम्मत करते हैं और उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान खुद उस दहशतगर्दी का बहुत बड़ा शिकार है और सरदराज से रहा है। और जो मुतासरीन हैं पाकिस्तानी में के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान खुद इसके मेरे ख्याल में जो मैं सुनता हूँ या प्रेस देख रहे हैं ब्रीफिंग जाफर एक्सप्रेस का है। इतना बड़ा सानिया है और आम शहरियों को टारगेट किया गया, आम शहरियों को मारा गया। जी, ज़ाहिर है, वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुद ही एक मसला है और पाकिस्तान ने हमेशा खुलकर इसकी मेरे ख्याल में जो मैं खबरों में पढ़ता रहा हूँ कि वो की है। और वो पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि किसी और मुल्क में, भले वो इंडिया हो, उसमें कोई ऐसी दहशतगर्दी की वारदातें हों जो अभी मौजूदा हुक्मरान के लोग भी कह रहे हैं। और ये दहशतगर्दी हल भी नहीं होता, हल एट द एंड मुज़ाकरात ही होता है। जो सियासतदान है वो मुज़ाकरात ही मैं थोड़ा करते सा हैं। जानना चाहूँगा कि मतलब पाकिस्तान की जो क़यादत है उनकी तरफ से कोई इतनी हार्श किस्म की लैंग्वेज नहीं आती जो मोदी की तरफ से जब कभी आती, जब कभी उनका दावा लगता है वो बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। जी, उसमें अगर मैं थोड़ा सा कोई 25-30 साल पीछे जाऊँ, मुझे इत्तेफ़ाक रहा है इंडिया कई दफ़ा जाने का, 96 में और 97 में, 98 में, 99 में। सम टाइम मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का कसूर होता है। जब लोगों का लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो डिफरेंट होता है। जब मैं यहाँ मौजूद था पहली दफ़ा इंडिया गया तो मेरा तासुर बिल्कुल डिफरेंट था इंडिया के हवाले से। लेकिन जब मैं वहाँ गया आम लोगों से मिला तो मेरा तासुर चेंज हुआ। इसी तरीके से जब हमने इंडिया से लोगों को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, कन्वेंशन में शिरकत की, तो उन्होंने कहा यार ये लाहौर तो बिल्कुल ऐसी है जैसे दिल्ली है। तो हमारा कंसेप्ट डिफरेंट था। तो मेरा ख्याल है कि लोगों का एक ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए। सार्क के तहत बहुत साल पहले एक तजवीज़ आई थी कि सार्क लोगों को वीज़ा फ्री देना चाहिए। ये सारी चीज़ें एकतरफा तौर पे इंडिया की तरफ से बंद की गई। समझौता एक्सप्रेस अगर बंद हुई तो उनकी तरफ से हुई, ये सार्क के वीज़े अगर रोके गए तो उनकी तरफ से रोके गए। अभी जो एकतरफा इक़दाम हुआ है कि इंटर वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते, उनकी तरफ से हुआ। पाकिस्तान ने तो कोई एकतरफा स्टैंड स्टांस नहीं लिया। जब हम देखें जी एक वाक़या हुआ है और उसमें लोग मारे गए हैं, ज़ाहिर है उसमें जो इंडियन हुकूमत है और इंडियन अवाम है उनमें गम गुस्सा भी होगा। और नॉन स्टेट एक्टर्स तो हर जगह है। जी,
नॉन पाकिस्तान यही बात करता है कि नॉन स्टेट एक्टर अगर कार्रवाई कर रहा है, अगर आप हमारे जाफर एक्सप्रेस का मामला या बलूचिस्तान में हमने तो कई वाकयात में सबूत भी दिए हैं, गुलशन का वाकया सबके सामने सबूत है और कितनी इन्वॉल्वमेंट के वाकयात हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो फिर भी डिप्लोमेटिक स्टाइल में आगे बात करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से एग्रेशन होता है, धमकी होती है। ऐसा ही है। मैं चूंकि थोड़ा सा इस हवाले से उस अरसा में मैं इन्वॉल्व रहा था, तो मेरे ख्याल में एक तो अगर पॉसिबल हो दोनों हुकूमतों के दरमियान तो डी एस्केलेशन होनी चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट हुई हैं अभी फौरी तो पॉसिबल नहीं होंगी, लेकिन जब हालात कुछ बेहतर होंगे तो डी एस्केलेशन मजीद होनी चाहिए और उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी बंद पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। अब वो दोनों मुल्कों ने मिलकर ही उसको ठीक करना है। ताली दोनों हाथों से बजेगी और ज़ाहिर है कि जब तक एक ताली बजाने वाला और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से पहले अगर कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सके जिस पे दोनों हुकूमतें एग्री हों, कुछ छोटे छोटे मेजर हैं जिससे स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड इस खित्ते का जो हल है वो जंग नहीं है, क्योंकि इस खित्ते का हल ये मुसलसल टेंशन नहीं है। आप आज अमन लेके आए, 10 साल बाद लेके आए, 100 साल लेके आए, बरतानिया के अलावा पूरे यूरोप में ऐसे वहाँ बेशुमार जंगें चल चुकी, फ्रांस की बरतानिया के साथ थी। थोड़ा ये इम्प्रेशन भी है कि ये जो सुपर पावर्स है जिसमें बरतानिया भी है, अमेरिका भी है, उनके अपने मुफादात हैं, उनकी जो दिफाई नोयत की जो उनकी सनत है उसकी सारा बेस जो है वो जंगी माहौल में है। तो दो बड़े मुल्कों के दरमियान जंगी माहौल रहेगा तो फिर वो थोड़ा सा हल्का हल्का इनको मतलब पुश भी करते रहते हैं और फिर रोक भी देते हैं, लेकिन अपना असला भेजते रहते हैं। एक तासर तो पाया जाता है लोगों के दरमियान, लेकिन एट द एंड ये हुकूमतों की एक विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए किसी भी हुकूमत की, कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम मसले की जोर पे नहीं कुछ काम करना चाहते तो उसके लिए कोई ना कोई कर्ज तो दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अकल सामने दिखानी पड़ेगी, ये मैं लेकिन जो दूसरी साइड से जो चूंकि मैं खुद को ये जिम्मेदार समझता हूँ कि ये मैंने फैसला नहीं करना है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, ये इंडिया की हुकूमत नहीं फैसले कर रहे हैं। ख्वाहिश जो है आपकी भी है कि एक अमन हो, एक बेहतरी हो, मेरा ख्याल है कि सब लोगों की बात में खुल रही है काफी हद तक कि भाई समझो इस बात को, अगर कोई आपको लड़ाना भी चाहता है तो आप लड़ने की बजाय होश के नाखल लें और मसले को मिल बैठ के हल करें। आपके इलाके में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है और आप छोटे छोटे तनाज़ात में उलझे हुए हैं, बैठ के हल किए जा सकते हैं। लास्टली ये जो कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानी का, इसके थोड़े आपको क्या लगा, क्या गवर्नमेंट के मुकासद थे, आपको क्या लगा कि कितना हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट जो है वो बहाल करने में कामयाब हो चुकी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से नजर आते हैं। जी देखिए, उसमें एक खासी अच्छी खासी तादाद कन्वेंशन में शुरा की मौजूद थी और जो OPF के चेयर हैं कमर अजहर साहब, उन्होंने बड़ी उसके लिए मेहनत की है और उसके साथ उनकी टीम भी थी और दूसरे लोग भी थे जिन्होंने मेहनत की है, जो ज़ाती तौर पर उन्होंने मुलाकातें की हैं, दूसरे मुल्कों में गए हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक है। और ये एक बहुत देर से मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत थी कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी उनको इंगेज किया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ। सबसे ज़्यादा जो ज़रिए मुबादला आता है वो सऊदी अरेबिया और UAE गल्फ स्टेट में इन ममालिक से आता है। बाकी बरतानिया, यूरोप और अमेरिका से उतना ज़्यादा नहीं आता। एक्चुअली ये लोग तो सारे विद फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो जाता, तो अपने फैमिली के अखराजात ही काफ़ी हो जाएगा। और इसके अलावा चूँकि बरतानिया, यूरोप और अमेरिका में ये सहूलत होती है कि आप वहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन खलीजी ममालिक में ऐसी सहूलत नहीं है, तो इसलिए वो अपना ज़्यादा बेस पाकिस्तान में रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशें भी करती है, OPF के स्कूल भी बने हुए हैं, कॉलोनी भी है, रहायशी कॉलोनी भी है, लेकिन जो यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में रहते हैं उनकी तरजीहात डिफरेंट है, जो खलीजी ममालिक में रहते हैं उनकी तरजीहात डिफरेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि OPF इन चीज़ों को समझती है और समझेगी और उस हवाले से बहुत सारे इक़दाम करेगी कि इन सब को पूरे तरीके से उनके मसाइल को हल किया जाए। जहाँ से जो तकारीर वहाँ पे सुनी है, ज़ाहिर है तकारीर तो हमेशा हौसला अफजाई होती है, लेकिन तकारीर के बाद जो एक अमल दरामद होता है उसमें कुछ टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है कि जब वो एक टाइम पीरियड गुजरेगा, पता चलेगा कि किस तरीके के जो इक़दाम किए गए हैं और उनका फ़ायदा निजी ममालिक में रहने वाले तारकीन वतन को कितना हो रहा है और जो दूसरे मगरबी ममालिक में रहते हैं उनको कितना हो रहा है, और दोनों की तरजीहात डिफरेंट है, दोनों के मिसाइल डिफरेंट, दोनों की तरजीहात जो भी हैं जी, तरजीहात पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई। इनके इंटरव्यू से एक बात तो बिल्कुल खुल के सामने आई कि ओवरसीज पाकिस्तानी
चाहे वो खलीजी ममालिक में रहते हैं, चाहे वो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ एक अपनी इंगेजमेंट न सिर्फ बरकरार रखे हुए बल्कि उसको मज़ीद बरकरार और मजबूत करना चाहते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान उनके इत्मीनान की बहाली के लिए जो भी इक़दाम कर रही है, वो अगर अमली शक्ल में जल्द कुछ नतीजा निकालेंगे तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए और आते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।